चलिए जी बाकायदा आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीम जुबैर आपसे मुखातिब हूँ आज 7 फरवरी 2022 एंड वी आर अबाउट टू स्टार्ट टुडेज क्लास फॉर ऑडिट इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। सबसे पहले माजरत, पिछले हफ्ते क्लासेस मुमकिन नहीं हो सकी, बस कुछ और दफ्तरी मसरूफियात इस किस्म की थी कि मुमकिन नहीं हो सका। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जो हमारा वक्त थोड़ा सा पीछे रह गया उसको कैचअप कर लें। वैसे तो आप लोगों ने अगर देखा हो, जो मैंने कोर्स प्लान शेयर किया था एलएमएस में मौजूद है, उसमें कुछ इस किस्म के गुंजाइश तो मैंने रखी होती है, क्योंकि इनेविटेबली कोई ना कोई मसाइल ओवर द कोर्स ऑफ द टर्म आई जाते हैं। लेकिन बहरहाल कोशिश करेंगे कि उसको कैचअप कर लें और अगर जरूरत महसूस हुई तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस रख के अपने टाइम को पूरा करने की कोशिश कर लेंगे। तो बिफोर वी मूव अहेड विद टुडेज डिस्कशन, एक सवाल जो अभी उमर कर रहे थे, मैं सबकी सहूलत के लिए क्विकली उसको आंसर कर देता हूँ। हमने आईसी 500 पढ़ते हुए मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जो हिस्सा था वो मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि इरादा ये था कि जब हम ऑडिटर्स एक्सपर्ट वगैरह पढ़ रहे होंगे तो उसी वक्त मैनेजमेंट एक्सपर्ट के एरिया को भी देख लेंगे। लेकिन चूंकि आपने सवाल किया तो सवाल ये था कि क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंटिटी का इंटरनल बंदा भी हो सकता है कि नहीं। तो द एब्सोल्यूट आंसर इज यस। मैनेजमेंट अगर फील करती है कि उनके पास वो एक्सपर्टीज इंटरनली इन्वॉल्व मौजूद है तो उनको एक्सटर्नल मैनेजमेंट एक्सपर्ट लेने की जरूरत नहीं है। ऑडिटर के लिए ऐसे मैनेजमेंट एक्सपर्ट पे रिलाय करना मुमकिन है कि नहीं, तो नामुमकिन नहीं है। लेकिन जब भी किसी एक्सपर्ट का काम इस्तेमाल करना हो तो आपको उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी देखना होती है। तो इसमें जो इंटरनल एम्प्लॉई होगा उसकी ऑब्जेक्टिविटी कम होगी एज कम्पेयर टू एन इंडिपेंडेंट फर्म, लेकिन बाकी तमाम फैक्टर्स को देखते हुए, इस अंडरलाइंग सब्जेक्ट मैटर को देखते हुए उस पर रिलाय करना नामुमकिन बहरहाल नहीं होता। स्ट्रेट अवे नो नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्क्स जरूर मिलेंगे कि वो इंटरनल बंदा है। बहरहाल फिर आप उसके मुताबिक अपने ऑडिट प्रोसीजर्स अमेंड कर सकते हैं कि आप एक्सटर्नल एक्सपर्ट इन्वॉल्व करें या ना करें वगैरह वगैरह। तो ये हुआ उस एक सवाल का जवाब के जो हमारे सामने आया था। और कोई सवाल हो दोस्तों तो वी कैन टेक द क्वेश्चंस एट दिस स्टेज, वरना फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। A quick recap of where we were in terms of our class coverage. हमने ऐसे 240 को पढ़ना शुरू किया था। इससे पहले जैसे मैंने पिछली क्लास के आखिर में भी अर्ज किया था कि वी हैव हैड और ग्रुप पे भी रिकैप के तौर पे कहा था कि हमने 200, 500, 315, 300 और 240 को आधा पढ़ लिया था। तो ये 4-5 जो स्टैंडर्ड्स हमने पढ़े हैं और फ्रेमवर्क भी 6 हो गए। ये वॉल्यूम में और कंसेप्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थी एंड आई होप कि आपने उनको कैचअप कर लिया होगा और पढ़ लिया होगा। अभी भी अगर आप पढ़ भी रहे हैं और इस दौरान में कोई सवाल आते हैं तो यू कैन डेफिनेटली आस्क अवे एनी टाइम, ग्रुप पे पूछना चाहें, यहाँ पे बात करना चाहें। अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने बार बार मैं अर्ज करता हूँ कि जो क्लास है वो आपको स्टीयर करने के लिए, गाइड करने के लिए, कंसेप्चुअल चीजों के लिए आपको बहरहाल जो कोर्स मटेरियल है उसको तो पढ़ना है। और जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपके जहन में कोई ना कोई सवाल जरूर आ जाए। जब भी लिख रहे हो जी, ग्रुप अवेलेबल है। अगर आपको ऐड नहीं किया ग्रुप में तो आप मैनेजमेंट से दरखास्त कर लीजिएगा, वो आपको ग्रुप में ऐड कर दें। क्लास के लिए ग्रुप मौजूद है, उसी के ऊपर होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। तो उस ग्रुप का नाम है जनाब CFAP 6 AARS Summer 22 ब्रैकेट AZ। तो अब 240 के अंदर जहां पे हमने गुफ्तगू छोड़ी थी उसको वहां से आगे बढ़ाते हैं और क्विक रिकैप के साथ कि हमने बुनियादी तौर पे देखना शुरू किया था कि फ्रॉड होता क्या है, स्टैंडर्ड के मकासद क्या है। तो हमारा जो फ्रॉड को समझने की बात थी वो तो ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो या एसेट्स की मिसअप्रोप्रिएशन हो, ये दोनों चीजें फ्रॉड कहलाती हैं। एज ऑडिटर्स हमारा जिम्मा ये होता है कि हम रिस्क ऑफ स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड जो है उसको आइडेंटिफाई और असेस करें, उसके जवाब में sufficient appropriate audit evidence gather करें regarding the assessed risk whether due to fraud through designing and implementing appropriate responses। तो ये हमारा दूसरा मकसद हो गया। और तीसरा मकसद is when it
when you suspect fraud or you do actually identify a fraud, तो उस केस के अंदर आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो ये तो बुनियादी से इसके तारुफी बातें हमने की थी, और फिर हमने फ्रॉड ट्रायंगल को यानी कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को देखा था, इंसेंटिव प्रेशर्स, अपॉर्चुनिटीज, रैशनलाइजेशंस, और इस पॉइंट पे मैंने ये अर्ज किया था और दोबारा से कहूंगा कि जो हमारे पास ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उसमें there is a section about एग्जाम्पल्स ऑफ दीज फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, तो उसको मैंने दरखास्त की थी कि उसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा जिम्मेदारियां, बिल्कुल सीधी सी बात थी कि जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, ऑडिट की जिम्मेदारी रिस्क को समझना, रिस्पॉन्ड करना है, और अमूमी जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में ऑडिट एविडेंस को एक्सेप्ट करने वाला कॉन्सेप्ट था, उसके ऊपर बात हुई। उसके बाद हम चले थे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की तरफ। पहली बात तो ये कि हमने देखा कि टीम के आपस में डिस्कशन होनी चाहिए। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में प्राइमरीली जो हमारी बातें थी वो मैनेजमेंट दोस्त चाहे गवर्नेंस से बातें करना, फ्रॉड फैक्टर को देखना, और इधर उधर की इंटरनल इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, अनयूजुअल रिलेशनशिप्स, इन सब चीजों को देखना शामिल था। एंड दिस इज वेयर वी विल बेसिकली बिगिन फ्रॉम टुडे। बाकी सब तो अभी तक रिकैप की बात थी कि आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क कॉम्प्लेमेंट स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। तो ये बातें जिस तरह से हम मिसाल लेके चल रहे थे कि ये हो सकता है कि आपको एक एंटिटी के अंदर ये फैक्टर नजर आता है कि एंटिटी हैज बीन इन लॉसेस और हैज बीन बेयरली मेकिंग प्रॉफिट्स। पिछले 2-3-4 साल में आपको नजर आ रहा है कि ब्रेक इवन पे है, या लॉस हो जाता है, या ब्रेक इवन पे है, तो कंपनी इज नॉट डूइंग वेरी वेल, और कंपनी के टैक्स लॉसेस हैं। अब वो टैक्स लॉसेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज डिफर्ड टैक्स एसेट। ये एक बेसिक सी अकाउंटिंग है। नाउ इफ द मैनेजमेंट फोरसीज जो डिफर्ड टैक्स एसेट है उसको फोरसी करना होता है आपने फॉर रिकॉग्निशन, अगर वो फ्यूचर पीरियड्स में जब तक कि वो एक्सपायर नहीं हो रहा वो रियलाइज हो सकता है कि नहीं अगेंस्ट फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स। ये एक मैनेजमेंट का एस्टिमेट है कि डिफर्ड टैक्स एसेट की रिकॉग्निशन के लिए फ्यूचर प्रॉफिट्स बनाए जाए। अगर फ्यूचर प्रॉफिट्स मौजूद ना हो तो सारे डिफर्ड टैक्स एसेट को इसी पीरियड के अंदर एक्सपेंस के तौर पे चार्ज करना पड़ेगा। और जब आप एक कंपनी जो बेयरली प्रॉफिट मेक कर रही है, ब्रेक इवन पे है, उसके टैक्स लॉसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे तो हो सकता है अचानक से वो ढेर सारे लॉस पे चली जाए। तो ये रिजल्ट्स के लिए हो सकता है कि मैनेजमेंट को ये बात पसंद ना आए, फेवर ना करे। तो ये आपने सिचुएशन देखी। अब फैक्टर्स आपने क्या देखे, ये हम पिछले स्लाइड पर वापस जाते हैं। आपने मैनेजमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये रिलेशनशिप्स देखे। आपने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स में देखा कि प्रॉफिट मेक करने का प्रेशर मौजूद है। आपने टैक्स रिटर्न्स देखी। आपने मैनेजमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ये हाल देखा। फिर आपने देखा कि दोस्त चावल गवर्नेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी मीटिंग के अंदर ये चीज डिस्कस हुई हुई है, आपने उनसे बात करके भी देखी। तो आपको पता चला कि इस एसेट को बैलेंस शीट पे दिखाने के लिए और प्रॉफिट लॉस में से एक्सपेंस मना ना करने के लिए मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रेशर एग्जिस्ट करता है, तो वो अपने इस एस्टिमेट को गलत दिखा सकते हैं। तो यहां पे आपको फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिस्क नजर आ गया। नाउ दिस इज अ रिस्क जो आपको आइडेंटिफाई हुआ, और उसके बाद आप कोई भी इस तरह का रिस्क और जगह से असेस हो सकता है कि आपको नजर आता है कि एंटिटी अगेन इन्हीं प्रॉफिट्स की वजह से, इन्हीं प्रेशर्स की वजह से वो अपनी इन्वेंट्री के अंदर ठीक से प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री बुक नहीं करेंगे। जब आप इन्वेंट्री को मजीद देखा तो आपको पता चला कि एंटिटी की या तो इन्वेंट्री बहुत कम है, या फिर एंटिटी का लाइन ऑफ बिजनेस ऐसा है कि जिसके अंदर ऑब्सोलेसेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आइडेंटिफाई तो हो रहा है फ्रॉड रिस्क, लेकिन आपकी असेसमेंट में उसका मटेरियल इंपैक्ट हो सकता है कि ना हो, गिवन द नेचर ऑफ द एंटिटी। तो आप एक तरफ फ्रॉड रिस्क को असेस करते हैं और फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं और फिर आप असेस करते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, ताकि आप उसके रिस्पॉन्स में प्रोसीजर्स बना सकें। तो फ्रॉड रिस्क खास तौर पे मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के में कम और फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ज्यादा रिस्क आमतौर पर आइडेंटिफाई हो सकता है।
और इसके रिस्पॉन्स में फिर आप, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात होगी कि जहां पे मैनेजमेंट जानबूझ के मैनेजमेंट बायस की वजह से अपने एस्टिमेट्स के जरिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को खराब कर सके, इट्स अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके अलावा भी हमें बहुत सी मिसालें मिल सकती हैं। एक मिसाल मैंने आपके सामने रख दी। एक एरिया ऐसा है कि जिसके बारे में ISA 240 ये कहता है कि आप हमेशा ये प्रिज्यूम करेंगे कि उस एरिया के अंदर रिस्क ऑफ फ्रॉड एग्जिस्ट करता है। सो इन एवरी एंटिटी जिसका मकसद प्रॉफिट मेकिंग हो या उसके ऑपरेशंस जो हैं वो सिवाय उन एंटिटीज के जो बिल्कुल ही को नॉट फॉर प्रॉफिट या अपने बिजनेस की इब्तदाई दिनों में ना हो, ये हो नहीं सकता कि एंटिटी की जो परफॉर्मेंस है वो उसके रेवेन्यू से ना जज की जाती हो। इसलिए हर एंटिटी के अंदर ये स्टैंडर्ड कहता है कि जब आप काम शुरू करें तो आप ये प्रिज्यूम कर लें कि रेवेन्यू रिकग्निशन के अंदर रिस्क ऑफ फ्रॉड होगा। अगर आपको लगता है कि इस एंटिटी के अंदर नहीं है, तो ये प्रिजम्पशन आपकी, ये जो आपका मफरूजा है, इसको रिबट किया जा सकता है, इसको रफा किया जा सकता है अपने प्रोसीजर्स के जरिए। आप कह सकते हैं कि इस एंटिटी पे क्यों नहीं है, लेकिन टू स्टार्ट विद आप हमेशा अज्यूम करेंगे कि रेवेन्यू रिकग्निशन में फ्रॉड रिस्क हमेशा होता है। इसके अलावा आपने बाकी सारे यहाँ पे जो काम परफॉर्म किए, इसकी बुनियाद पे हो सकता है किसी के एंटिटी में आपको डेफर्ड टैक्स एसेट में लगे, किसी एंटिटी के अंदर फिक्स एसेट्स की इंपेयरमेंट में लगे, किसी एंटिटी के अंदर IFRS 9 की इंप्लीमेंटेशन के जरिए जो इंपेयरमेंट ऑफ क्रेडिट लॉस ऑन रिसीवेबल्स है उसके ऊपर आपको रिस्क नजर आए, किसी एंटिटी के अंदर हो सकता है आपको लीज के अंदर रिस्क नजर आए। लेकिन जो रेवेन्यू रिकग्निशन है उसके अंदर हर एंटिटी के अंदर ये रिस्क आप प्रिज्यूम कर लेंगे। तो ये तो हो गया कि आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा, लोगों से बात की, मिनट्स देखे, 2-4 गवर्नेंस से बात की, उसके बाद आपने फैसला कर लिया कि इन 2-3-4 एरियाज के अंदर रिस्क ऑफ फ्रॉड मौजूद है और इन एरिया में रेवेन्यू रिकग्निशन हमेशा प्रिज्यूम किया जाएगा। इट इज a rebuttable presumption but it is always presumed। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि हमारे रिस्पॉन्सेज क्या होंगे। तो जब भी आपको फ्रॉड का रिस्क नजर आएगा तो आपके रिस्पॉन्सेज दो नौयत के होंगे। एक तो ये कि ओवरऑल रिस्पॉन्सेज और दूसरे रिस्पॉन्सेज एट असर्शन लेवल। ओवरऑल रिस्पॉन्सेज इसलिए कि जहां कहीं पे भी फ्रॉड का रिस्क ज्यादा होता है, फ्रॉड के बारे में आमतौर पे अदर देन द प्रिज्यूम्ड रिस्क, जहां पे आपको रिस्क नजर आए, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि रिस्क सिर्फ इस एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम तक महदूद रहेगा। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इस तरह की चीज है कि अगर किसी के ऊपर इंसेंटिव या प्रेशर है तो अपॉर्चुनिटीज वो मल्टीपल जगहों पे देख लेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स नजर आ रहे हैं तो वो मल्टीपल तरीकों से इनरोड्स करने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए जहां पे आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स नजर आते हैं, फ्रॉड का रिस्क नजर आता है, तो फिर आप ओवरऑल रिस्पॉन्सेज क्या देंगे कि जी ये खदशा तो मुझे खास तौर पे तो नजर आ रहा है डेफर्ड टैक्स एसेट में, लेकिन मैं जहां कहीं पे भी काम कर रहा हूं, चाहे वो रिसीवेबल्स हो, वो इन्वेंट्री हो, वो पेबल्स हो, वो क्रूअल्स हो, हर जगह पे मुझे अपनी सिलेक्शन ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में सेंसिटिविटी इनहेंस करनी पड़ेगी। मैं जो काम करूंगा वो हमेशा ही सोच के करूंगा कि फ्रॉड रिस्क हो सकता है। सेंसिटिविटी का क्या मतलब है कि ज्यादा क्वेश्चन करना, हर चीज को corroborate करने की कोशिश करना, इंक्रीज रिकग्निशन फॉर corroborating मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन और रिप्रेजेंटेशन। corroborate करना क्या होता है कि एक चीज को एक के बजाय मल्टीपल सोर्सेज से देखना। जबानी बात कही तो एक सोर्स से देख लिया, एक सोर्स से उन्होंने बात की तो दूसरे सोर्स से चेक कर लिया। तो corroborate करना ये ज्यादा किया जाएगा उन केसेस में जहां पे आपको रिस्क ज्यादा नजर आता है ऑफ फ्रॉड जनरली। तो ये काम किसी एक एरिया की बात नहीं हो रही, ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हर जगह पे हम काम अपना ज्यादा बढ़ा देंगे। दैट्स अ जनरल ओवरऑल रिस्पांस। और स्पेसिफिक रिस्पांस जो है उसको कहते हैं रिस्पांस एट असर्शन लेवल। असर्शन लेवल का क्या मतलब है कि आपको जिन पर्टिकुलर असर्शंस के ऊपर डर था कि यहाँ पे मैनेजमेंट ने मिसस्टेटमेंट की है, मिसाल के तौर पे आपको वैल्यूएशन असर्शन ऑफ वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के ऊपर डर था कि मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट टेस्टिंग ठीक नहीं की, तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर होंगे कि अगर पहले मैंने सिर्फ इस चीज को टेस्ट करने के लिए मैनेजमेंट का की कैलकुलेशन लेके उसको रिकैलकुलेट करना था, तो अब हो सकता है कि मैं अपना ओन एस्टिमेट डेवलप करूं। अगर पहले मैंने खुद अपना ओन एस्टिमेट डेवलप करना था तो हो सकता है कि मैं अब इसके अंदर ऑडिटर्स एक्सपर्ट को एंगेज कर लूं फ्यूचर प्रोजेक्शंस के
बहुत से फैक्टर्स को देखने के लिए। इसी तरीके से फेयर वैल्यूएशन के लिए मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट एंगेज किया। मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट को अगर पहले फॉलो करना था तो हो सकता है कि अब मैं ऑडिटर्स एक्सपर्ट एंगेज कर लूं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सेंसिटिविटी असर्शन लेवल पे, जिस असर्शन यानी कि कहीं पे वैल्यूएशन, कहीं पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कहीं पे एक्सिस्टेंस, जहां कहीं पे आपको ये लगता है कि रिस्क ऑफ फ्रॉड ये है कि मैनेजमेंट ने अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एसेट्स दिखाए हुए हैं, जो स्टॉक दिखाया हुआ है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, उन्होंने जाली एंट्री कर दी है, स्टॉक डेबिट पेबल्स क्रेडिट कर दिया है। तो अब इस काम के लिए मैं पेबल्स की कंफर्मेशन लेना शुरू कर दूं या उसका एक्सटेंट बढ़ा दूं, और दूसरी तरफ जो फिजिकल स्टॉक है उसको फिजिकली वेरीफाई करने की लोकेशंस बढ़ा दूं। अगर मैं नॉर्मली 10 लोकेशंस करता हूँ, हर जगह पे 30 का सैंपल लेता हूँ, तो हो सकता है मैं 20 लोकेशंस कर दूं, हर जगह पे 60 का सैंपल कर दूं। तो ये होगा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ फ्रॉड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स असर्शन लेवल के ऊपर। तो जिस तरह से मैंने कुछ मिसालें दी, एग्जिस्टेंस के लिए हो सकता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिए हो सकता है, वैल्यूएशन के लिए हो सकता है, जो भी आपको नजर आता है। तो ये स्पेसिफिक प्रोसीजर्स आप ऐड करते हैं। तो ये हुआ हमारा असर्शन लेवल के ऊपर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। नेचर, पहले मैं सिर्फ इनवॉइस टेस्टिंग करता था, अब कंफर्मेशन भी भेज रहा हूं, मैंने प्रोसीजर ऐड कर दिया। टाइमिंग के पहले मैं सिर्फ ईयर एंड पे स्टॉक चेक करता था, जनवरी 5 को भी कर लिया मैंने, सरप्राइज स्टॉक चेक कर लिया कि इन्होंने इधर उधर से चीजें लाके दिसंबर 31 में पूरी कर दी थी। अब देखते हैं 5 दिन बाद भी वहीं पे है कि नहीं, सारे बिक तो नहीं सकती। एक्सटेंट के पहले मैं 30 का सैंपल देखता था, अब 60 का कर दिया। तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फ्रॉड प्रोसीजर आप प्लान करते हैं इन रिस्पॉन्स टू दैट फ्रॉड। अब ये 3 एरियाज ऐसे हैं फ्रॉड के बारे में। मैंने एक बात आपसे कही थी कि प्रिज्यूम्ड रिस्क होता है रेवेन्यू रिकग्निशन में, लेकिन वो रिस्क ऐसा है कि जिसको रिबट किया जा सकता है कि इस एंटिटी पे नहीं। दूसरा रिस्क जो अज्यूम्ड होता है फ्रॉड का, उसकी रीजन है मैनेजमेंट्स ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, और इसको रिबट भी नहीं किया जा सकता। मैनेजमेंट ने ही चूंकि फ्रॉड करना है और मैनेजमेंट के पास ही कंट्रोल्स होते हैं, तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के जरिए जहां जहां पे फ्रॉड हो सकता है, उस एरियाज को हम हमेशा जरूर अकाउंट फॉर करते हैं। तो वो 3 एरियाज कौन से हैं? एक है जनरल एंट्रीज और एडजस्टमेंट्स का एरिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जनरल एंट्रीज पास, मतलब किसी भी एंटिटी के अंदर जब कोई ट्रांजैक्शन होती है, तो एक सब्सिडी रिकॉर्ड्स के अंदर होने वाली बेसिक सी ट्रांजैक्शन होती है कि आप कुछ चीज खरीदते हैं तो आपका कैश क्रेडिट होता है और कोई एसेट डेबिट हो जाता है, कुछ चीज बेचते हैं तो सेल्स क्रेडिट हो जाती है, कोई आपके पास कैश डेबिट होता है। और उसके बाद ये एडजस्टमेंट्स इकट्ठी होती हैं इनटू द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो एक लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एक्चुअल ट्रांजैक्शन के ऊपर एंट्रीज होती हैं, उसके बाद उनकी समरी बनने के अंदर एंट्रीज होती हैं, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के प्रोसीजर में बाज एडजस्टमेंट्स होती हैं, सच एज रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट्स, या ऐसी एडजस्टमेंट्स की जो सिर्फ पीरियड एंड पे कैलकुलेट होने वाली बुक एंट्रीज होती हैं। यानी कि जैसे मैंने कहा कि कोई चीज खरीदी जाए तो उसके लिए एक ट्रांजैक्शन होती है, एक इनवॉइस होती है, कुछ कोई आइटम जाता है, सेल होती है, रिसीवेबल बनता है, लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। वो सिर्फ ऐसी एडजस्टमेंट है कि जो पीरियड एंड के ऊपर रिकॉर्ड हो रही होती है कि इस बेसिस के ऊपर इतना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करने के लिए जनरल एंट्रीज को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिकॉर्ड्स बनाने के लिए जो एंट्रीज की जाती हैं, उनको मैनिपुलेट करना इज द इजीएस्ट टूल फॉर द मैनेजमेंट। अब वो किस तरीके से मुमकिन है कि बिल्कुल सिंपल सी मिसाल ये है कि आपने सेल्स का टारगेट पूरा करना है, तो आपने किया सेल्स क्रेडिट और रिसीवेबल्स डेबिट कर दिया, एक्चुअल कोई ट्रांजैक्शन ना हुई हो, आप सिर्फ ये एक एंट्री करेंगे, दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ सेल्स और स्टॉक की एंट्री की। अब स्टॉक और सामान वहीं पे मौजूद हो, ना कोई सामान बिका हो, ना कोई पैसे आए हो, आप सिर्फ ये 2 एंट्रीज करके अपना सेल्स का नंबर बढ़ा सकते हैं, अपना टारगेट मीट कर सकते हैं। तो जनरल एंट्रीज जो हैं उनको टेस्ट करना कि वो एक्चुअल रियल ट्रांजैक्शन की बुनियाद पे ही की गई हैं, और जो एडजस्टमेंट्स की गई हैं वो एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज करेक्ट की गई हैं। ये बहुत जरूरी काम है और आजकल के मॉडर्न डे ऑडिट के अंदर इसको खास तौर पे बहुत फोकस किया जाता है। अब इसको टेस्ट किस तरह से करें कि आप तमाम जनरल एंट्रीज देखने लग जाएंगे। आप ऑडिट करते हैं, भाई सेल्स का ऑडिट किया आपने, रिसीवेबल्स का, परचेजेस का, हर चीज का ऑडिट किया है, तो अब एंट्रीज अलग से क्या किया जाए। इसको देखने का तरीकेकार ये होता है कि आप जनरल एंट्रीज को यूं देखते हैं कि अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड जनरल एंट्रीज क्या हैं, वो मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए इस्तेमाल। इसका क्या मतलब है?
मिसाल के तौर पे एक कंपनी का प्रोसेस ये है कि जो सेल्स की एंट्रीज हैं वो एंटिटी के सेल सेंटर्स के ऊपर, जो उनके आउटलेट्स हैं या उनकी सेल ऑफिसेज हैं, सिर्फ वहां से पोस्ट की जाती है और वहां पे जो सेल्स का पर्सन है उसके पास सेल्स की एंट्री करने की एक्सेस मौजूद है। वो सेल्स क्रेडिट करता है, रिसीवेबल का जो अकाउंट रेलेवेंट होता है या कैश होता है वो डेबिट हो जाता है और ये एंट्री वहां से होनी चाहिए। एंट्री का रिपोर्टिंग प्रोसेस है। आपको ये नजर आए कि अगर सेल की एंट्री हेड ऑफिस से हो रही है तो वो अनयूजुअल है, तो आप अनयूजुअल एक ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंटिटी के सेल ऑफिस सिर्फ 5 days अ वीक खुले होते हैं, संडे को सेल की एंट्री हो रही है तो अनयूजुअल है। सेल की चले कोई और एंट्री, फॉर एग्जांपल एनी अदर एंट्री, एंटिटी के अंदर रूल ये है कि एंटिटीज पोस्ट करता है अकाउंटेंट, अकाउंटिंग सुपरवाइजर, फाइनेंस मैनेजर, पोस्टिंग ये लोग करते हैं, अप्रूव करता है सीएफओ जो है वो एंट्रीज को सिर्फ अप्रूव करता है, वो भी अबव सर्टेन लिमिट। आपको नजर आए कोई एंट्री क्रिएटेड बाय सिस्टम के अंदर, क्रिएटेड बाय सीएफओ, अनयूजुअल एंट्री है। लेट सिटिंग के टाइम, लेट नाइट होने वाली एंट्री, एक ही अमाउंट पे रेपिटेटिव अमाउंट्स पे होने वाली एंट्री, एक ही दिन पे अचानक बहुत सारी एक जैसी होने वाली एंट्रीज, तो इस किस्म के फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो जनरल एंट्रीज के अंदर अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड को डिफाइन करें। तो आप डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम ऑफ द एंटिटी आप अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड को डिफाइन करते हैं और उसके बाद उन एंट्रीज को स्कैन करते हैं, उनकी नेचर समझते हैं और उसमें से टेस्टिंग करते हैं कि ये मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो सकता है, कि इन सबके भी जवाब मौजूद हो, ये सब फ्रॉडलेंट एंट्रीज ना हो। लेकिन इस तरीके से आप जनरल एंट्रीज के जरिए होने वाले फ्रॉड के अगेंस्ट काम परफॉर्म करते हैं और ये काम बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से शुरू में कल हमने बात की थी इस स्टैंडर्ड की पहली गुफ्तगू में, कि चूंकि बड़े से बड़ा फ्रॉड हो जाए और आप ये साबित कर सकें कि आपने ISO 240 के मुताबिक अपना काम ठीक किया था, तो ये स्टैंडर्ड और ये सब काम वो है कि जो ऑडिटर की एट द एंड ऑफ द डे जान बचा। दूसरा एरिया है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बाय देयर वेरी नेचर आर द एरियाज के जहां पे जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। जहां पे जजमेंट इन्वॉल्व हो वहां पे जजमेंट का क्या मतलब है कि देयर इज नो वन राइट आंसर। आपने एक एंटिटी ने अपनी प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक बुक करनी है, तो उसके लिए बहुत से फैक्टर्स हैं, कितनी एज है, वो फिजिकली अच्छा है कि बुरा है, इस आइटम को 30 दिन में खराब होना चाहिए, 35 में, 40 में, ये सब जजमेंटल मैटर्स हैं। मैनेजमेंट अपनी जजमेंट को इस्तेमाल करते हुए स्टॉक की प्रोविजन उस नंबर पे अराइव एट कर सकती है जो उनको सूट करता हो। सेम गोज विद रिसीवेबल की प्रोविजन, टैक्स की प्रोविजन, किसी और लीगल मैटर के ऊपर प्रोविजन करने की जरूरत है कि नहीं, वारंटी की प्रोविजन करनी हो, मैं एस्टिमेट में भी वारंटी का बड़ा नाम ले रहा हूँ, वैल्यू इन यूज आपने निकालनी है, डेफर्ड टैक्स एसेट के लिए फ्यूचर प्रोजेक्शंस आपने करनी है। सो देयर आर सो मेनी एस्टिमेट्स इन्वॉल्व्ड इन एन ऑडिट के और ISO 540 इस बारे में पूरा तफसीली IS है, उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन जहां कभी भी एस्टिमेट इन्वॉल्व होते हैं, मैनेजमेंट का बायस शामिल होने का चांस बहुत मौजूद होता है। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में से हमें वो देखने हैं कि जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं और उनके ऊपर मैनेजमेंट बायस को असेस करना और उनको टेस्ट करना जरूरी प्रोसीजर है फॉर रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट फ्रॉड रिस्क। यहाँ पे होता क्या है कि मैनेजमेंट ने जानबूझ के लेट्स से के टैक्स की प्रोविजन होना चाहिए थी 15 मिलियन की, उन्होंने 12 मिलियन की बुक कर दी। आप उसको रिकैलकुलेट करते हैं, टैक्स लॉस को सामने रखते हैं, जजमेंट कौन सा एड लेस होना, एक्सपेंस किस रेट पर नहीं होना, आप कहते हैं 15 मिलियन प्रोविजन और मैनेजमेंट कहती है कि हमारे ख्याल में तो 12 थी, चले आप कह रहे हैं तो 15 होगी। क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि उन्होंने फ्रॉडलेंटली 12 कहा था? क्योंकि वो कह सकते हैं कि ना बेस्ट जजमेंट 12 थी। सेम गोज फॉर एनी अदर प्रोविजन। तो in this case fraud था कि नहीं? What do you think? Hence the need for this term कि जहां पे आपको ये लगे कि fraud है या suspected fraud है। If you think it's your judgment कि मैनेजमेंट ने अपने उस टारगेट को, उस प्रॉफिट के नंबर को अचीव करने के लिए जानबूझ के एस्टिमेट गलत किया है, तो ये सस्पेक्टेड फ्रॉड है। और सस्पेक्टेड फ्रॉड के केस के अंदर भी आपको अपने नेचर टाइमिंग स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर बढ़ाने पड़ेंगे, रिस्पांस बिल्ट इन करना पड़ेगा थ्रू आउट योर ऑडिट के। जहां जहां पे ये टैक्स के अंदर मुझे लगा है कि उन्होंने जानबूझ के बेईमानी की है,
साबित तो नहीं कर सकता, साबित करने निकला भी नहीं हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देने निकला हूँ। इसका मतलब है जहां जहां पे एस्टिमेट्स शामिल हैं, वो अप्रूवल्स हों, वो एस्टिमेट्स ऑफ प्रोविजंस हों, वहां पे जाके देखूंगा कि वो प्रोविजन को कम कर देगा, जो इनकम का अक्रूवल है उसको ज्यादा कर देगा। हर जगह पे मुझे जाके ज्यादा स्केप्टिक होकर देखना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सेज में मेरी बात चल जाएगी। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को देखना। तीसरी बात, बिजनेस रैशनल फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन से यहाँ पे मुराद सिर्फ जो सिंपल सेल परचेज की ट्रांजैक्शन है वो नहीं है। आमतौर पे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन वो होती है कि जहां पे बिजनेस का कोई हिस्सा, कोई सब्सिडरी, कोई कंपोनेंट, कोई मेजर प्लांट एंड मशीनरी, कोई मेजर एसेट खरीदा बेचा जा रहा होता है। ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस बाज़ औक़ात इसलिए नहीं की जा रही होती कि उसका कोई बिजनेस रीजन होता है, बल्कि सिर्फ इसलिए की जा रही होती है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करना चाह रहे होते हैं। आपने फ्रॉड रिस्क के बाद में कुछ मैं चलिए कुछ देर में या अभी करते हैं सर्च। I'm going to write a few names in the chat box. बोल भी दूंगा ताकि जो लोग रिकॉर्डिंग पे देख रहे हैं उनको भी सुनाई दे सके। किधर गया अभी चैट बॉक्स? फ्रॉड के केस में मैंने ये कुछ नाम लिखे हैं चैट बॉक्स में, मैं पढ़ भी देता हूँ। इट्स एनरॉन, AIG, बर्नी मैडॉफ, वर्ल्डकॉम, बियर स्टर्न्स, लीमन ब्रदर्स, टार्प बेल आउट, वायर कार्ड स्कैंडल, CSIBL, सत्यम। वायर कार्ड पिछले साल की बात है, CSIBL पाकिस्तान की बात है, सत्यम इंडिया की बात है। एनरॉन का जिक्र आपने बचपन से शायद यकीनन सुना हो कि बड़ा फर्म, बड़ा स्कैंडल के जिसमें एंटिटी एज वेल एज ऑडिट फर्म सफास्ती से मिट गए। और भी ये फ्रॉड्स वो हैं कि जिनके बारे में पढ़ना एज ऑडिटिंग स्टूडेंट शुड बी ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू यू। इनके आजकल पढ़ना बड़ा आसान है, आप ये जो नाम लिखती हैं इनको कॉपी पेस्ट कर लें, कहीं पे सेव कर लें ताकि बाद में चैट के साथ जाया ना हो जाए। अगर आपने बोलते सुना है तो टाइप इन कर लें। इनको गूगल आप करेंगे, हर एक के बारे में एक एक विकिपीडिया पेज निकल आएगा या आर्टिकल्स निकल आएंगे बिजनेस जर्नल्स के, उनको क्विकली पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि फ्रॉड किस किस तरह से होते हैं। एनरॉन से मुझे भी बात याद आई थी कि इनका जिक्र कर लिया जाए। एक बड़ा आसान सा तरीके का ये हुआ करता था कि आपने किसी कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे दिखाने हैं तो जो डॉजी ट्रांजैक्शंस हैं या ऐसे एसेट्स हैं कि जो इम्पेयर्ड हैं, ठीक वैल्यू पे नहीं है, उनको सब्सिडरीज में पार्क कर दिया जाए और सब्सिडरीज को एज एट ईयर एंड उसके ऊपर अपनी ओनरशिप को ऐसे चेंज कर लिया जाए कि पेरेंट कंपनी की उसमें होल्डिंग लेस देन 50% हो जाए और आपको कंसोलिडेट ना करनी पड़े। और इस मैनिपुलेशन के जरिए ग्रुप की और खासतौर पर पेरेंटल एंटिटी की जो स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर वो ट्रांजैक्शंस नजर ना आ सकें, वो एसेट्स नजर ना आ सकें कि जो एक्चुअली शदीद इम्पेयर्ड है। ये खैर एनरॉन 20 साल पुरानी बात है, तो उस वक्त अभी IFRS और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इसके रिस्पॉन्स में बहुत ज्यादा डेवलप हो गए। लेकिन आज भी ऐसा हो सकता है। आज ऐसा कैसे हो सकता है कि देयर इज, मैं आपको बड़ी सादा सी मिसाल देता हूँ। एक एंटिटी है, एंटिटी 1 ऑफ अ ग्रुप के जो कपड़े बनाती है, और दूसरी एंटिटी है एंटिटी B कि जिनके पास कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी करने का एक प्लांट है। जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो अपनी पेरेंट कंपनी के लिए भी काम करते हैं, ग्रुप कंपनी के लिए भी काम करते हैं और जनरली दुनिया के लिए भी काम करते हैं। ये दो सेपरेट एंटिटीज हैं और अपने तरीके से काम करती हैं। और आप एक दिन पे ये ट्रांजैक्शन करें कि एंटिटी A ने एंटिटी B के तमाम एसेट्स को खरीद लिया और अब प्रैक्टिकली वो एंटिटी इसके अंदर फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो प्लांट इसकी बैलेंस शीट पे आ गया। जब आपने ट्रांजैक्शन को अंदर जाके देखा तो द प्लांट B, द प्लांट 2 हैज द सेम मैनेजमेंट, सेम एम्प्लॉइज, सेम पॉलिसी, सेम एवरीथिंग। आपने ये ट्रांजैक्शन जो की इसके ऊपर कोई कैश लेना देना नहीं हुआ, सिर्फ बुक एंट्रीज कर ली रिसीवेबल पेबल की। जो एंटिटी 2 थी वो कागजों के अंदर एक शेल एंटिटी रह गई। अब हुआ क्या कि जो एंटिटी 1 था उसकी बैलेंस शीट अचानक से
बहुत बड़ी हो गई और उससे अपने जो मकासद हासिल करने थे वो कर लिए, कि एक्चुअली इस ट्रांजैक्शन के अंदर हो सकता है कि ना कोई इकोनॉमिक सब्सटेंस हो, ना कुछ चेंज हुआ हो, ये ट्रांजैक्शन सिर्फ इसलिए कर ली गई हो कि शेयर होल्डर्स ऑफ एंटिटी 1 या शेयर होल्डर ऑफ एंटिटी 2 को धोखा दे दिया जाए। तो समटाइम्स ये जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, दे लैक एक्चुअल इकोनॉमिक सब्सटेंस एंड बिजनेस रीजन, और ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जाती है। तो जहां कहीं पे भी आपको बड़ी ट्रांजैक्शन नजर आए, उसके पीछे बिजनेस रीजन, रैशनल रीजन देखना, उसका इकोनॉमिक सब्सटेंस देखना, और ये देखना कि ट्रांजैक्शन उसके मुताबिक रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, ये बहुत जरूरी होता है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को रोकने के लिए। सो ये हैं वो खास एरियाज के जहां पे हम, जिन तरीके से हम फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को रोकते हैं, और ये तीनों काम फर्ज है। बिजनेस सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस अगर होंगी तो देखेंगे, अकाउंटिंग एस्टिमेट हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होते हैं, और जर्नल एंट्रीज हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती हैं। इन दोनों के ऊपर काम करना हर ऑडिट के अंदर बाय वर्च्यू ऑफ आईसी 240 फर्ज है। आगे बढ़ते हैं, तो अब कुछ क्लोजिंग से सेक्शन जो मेन गुफ्तगू थी वो तो हो गई कि ऑडिट एविडेंस को जब भी आपने देखना है, व्हेनेवर देयर इज अ मिसस्टेटमेंट, whenever there is a misstatement in the financial statements, you as auditor are supposed to think and question के जानबूझ के तो नहीं की गई थी। तो इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस में ये चीज शामिल है। ऑडिट एविडेंस को क्रिटिकली देखना तो है, शुरू में हमने कहा था एक्सेप्टेड एज जेन्युइन अनलेस यू हैव रीजन टू बिलीव अदरवाइज, लेकिन जब स्टेटमेंट मिल जाए तो इट इज अ रीजन टू बिलीव कि जानबूझ के किया गया और भी जगह पे ना हुआ हो, तो एक बार सोचें जरूर, हो सकता है कि जवाब आपको ना में मिले। अगर आपको ये नजर आता है कि एंटिटी ने जानबूझ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया है, देयर इज फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देयर इज मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, देयर इज फ्रॉड, और आप किसी भी ऐसे मसले के केस के अंदर एक टिपिकल रिस्पांस ऑफ एनी ऑडिटर ऑफ ऑफ अ कंपनी वुड बी, और ये आगे जाके हमें एज नॉर्मल प्रोसेस भी नजर आएगा, वो ये होता है कि यू टॉक टू दोस चार्टर्ड गवर्नेंस के, यू टॉक टू द मैनेजमेंट, यू टॉक टू दो चार्टर्ड गवर्नेंस के, ये क्या हुआ। जहां पे आपको ये नजर आए कि मैनेजमेंट शामिल है ये फ्रॉड करने, अगर एम्प्लॉय ने, मैंने पिछली दफा भी कहा था कि हर फ्रॉड इज टू बी रिपोर्टेड, अगर आपको कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट दोस्त चार्टर्ड गवर्नेंस, जहां कहीं पे भी आपको फ्रॉड नजर आएगा, आप उसको मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिग्निफिकेंट डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेंगे। जब आप उस फ्रॉड को रिपोर्ट करते हैं एंड यू रियलाइज के ये जो फ्रॉड था, इसके अंदर ना सिर्फ मैनेजमेंट शामिल थी, बल्कि मैनेजमेंट सीनियर लेवल पर थ्रू आउट शामिल थी, तो आप दोस्त चार्टर्ड गवर्नेंस को रिपोर्ट कर देंगे। आपको दोस्त चार्टर्ड गवर्नेंस को रिपोर्ट किया, नजर आए कि वो भी सीरियसली ले रहे इस बात को, और इस रवैये का इम्पैक्ट ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहला बात तो ये थी कि जब जहां पे मुझे फ्रॉड का रिस्क नजर आया था, सस्पेक्टेड फ्रॉड नजर आया था, मैंने हर तरफ काम बढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पे तो मैनेजमेंट का आवा बिगड़ा हुआ है, इंटेग्रिटी इतनी डाउटफुल है कि अगर इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन होता तो मैं ये ऑडिट एक्सेप्ट ना करता। आपको याद होगा, हमने आईसी 200 में देखा था कि ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले हम देखते हैं कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी तो क्वेश्चन में नहीं है। अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी क्वेश्चन में हो तो हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करते। अब आके अगर आपको ये पता चले कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी क्वेश्चन में है, तो आप ऑडिट को वहीं पे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। You'll talk to the management, you'll talk to those who have governance, and you will resign from such an audit के जहां पे आपको मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी के ऊपर इतने बड़े क्वेश्चन मार्क्स हो कि जो आपके ऑडिट प्रोसीजर से जिनका आंसर लेना नामुमकिन हो रहा है, तो यू मे बी unable to continue an engagement जहां पे integrity of the management at the company is beyond repairable damage. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, वी आस्क द मैनेजमेंट कि आपके ख्याल में फ्रॉड रिस्क कहाँ पे है, आपने फ्रॉड रिस्क को कवर कर लिया है, डिटेक्शन प्रिवेंशन की जिम्मेदारियां आप लेते हैं, और अगर कोई नॉन इंस्टांसेस ऑफ फ्रॉड थे तो आपने हमें बता दिया कि नहीं, इस चीज के ऊपर हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, दोस्त चार्टर्ड गवर्नेंस के बारे में मैंने अर्ज किया कि एवरी फ्रॉड नीड्स टू बी रिपोर्टेड। मिसाल जैसे हमने ली थी, अगर एक कैशियर 5,000 रुपए का फ्रॉड कर रहा है तो यू माइट ओनली नीड टू रिपोर्ट इट टू दी अकाउंट्स मैनेजर, लेकिन किसी ना किसी को रिपोर्ट आप जरूर करेंगे, बट डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियलिटी हो सकता है कि आपको डायरेक्टर तक रिपोर्ट करना पड़े। अगली जिम्मेदारी हमारी जो इसके ऊपर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अपने हाथ खड़े कर लेगा, वो कहेगा कि आप लॉ देख लें। हो सकता है कि कोई फ्रॉड ऐसा हो कि जिसकी रिपोर्टिंग आपको आउटसाइड द एंटिटी करनी पड़े। आउटसाइड द एंटिटी पहली जो चीज है वो है रेगुलेटरी। रेगुलेटर्स कौन होते हैं? रेगुलेटर्स पाकिस्तान की एनवायरनमेंट में कौन कौन रेगुलेटर्स हैं? कैन एनीबॉडी टाइप इन द नेम्स ऑफ द रेगुलेटर्स इन पाकिस्तान कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट?
SECP, FPR आर द टू की रेगुलेटर्स, और तीसरा रेगुलेटर बैंकिंग के केस के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ये ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड, ICAP आर रेगुलेटर्स फॉर ऑडिटर्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए SECP, FPR और SVP है। तो रेगुलेटर को रिपोर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है जहां पे फ्रॉड हुआ हो, और तीसरा टू एन एक्सटेंट SECP के साथ लिंक्ड ही है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज भी है, क्योंकि वो भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को गवर्न करने की कोशिश, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो रेगुलेटरी बॉडी को बताने की जरूरत पड़ सकती है जहां पे आप गुड आइडिया, जो अभी हम और केसेस के जो एंटिटीज के नाम लिखे थे उसके अंदर आप हैस्कॉल को भी ऐड कर सकते हैं, विच इज रिलेटिवली रिसेंट, इसके ऊपर भी बड़ी अच्छी केस स्टडीज अवेलेबल हैं, जरूर देखिएगा आप लोग। तो रेगुलेटर को बताने की जरूरत पड़ सकती है जहां पे आपको नजर आता है ऑडिटर के शेयर होल्डर के साथ, मुल्क के साथ, या अदरवाइज स्टेक होल्डर्स के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी, यू आर बाउंड बाय कॉन्फिडेंशियलिटी। आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट तो अच्छी बुरी दे सकते हैं, क्या आप कहेंगे जी अभी मैं जनवरी फरवरी 7 पे बैठा हूँ, मुझे फ्रॉड का पता चला है, ऑडिट रिपोर्ट तो मैंने शायद मार्च 15 को देनी है, मैं बैठा हूँ इतनी देर, क्या मेरी जिम्मेदारी है फौरन बताने के लिए? ऑडिटिंग साइड कहेगा जी मैं कुछ नहीं कह सकता, आप प्लीज चेक कर लें अपने लॉ से। एनफोर्समेंट अथॉरिटीज आर पुलिस, यानी कि FIA, नैब है, या ऐसा कोई दावा। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आपको बताने की जरूरत है कि नहीं, सिमिलरली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना पड़ेगी। आजकल खासतौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर जो एनहेंसमेंट आई है, दैट इज इन द लाइट ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, कम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, CFT, और ये जो रेगुलेशंस FATF की रोशनी में ज्यादा फोकस्ड हैं। इसकी वजह से जिम्मेदारी हो सकती है टू ऑडिटर एज वेल, कि अगर आपको ऐसे लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस या बिजनेस नजर आ रहे हैं कि जो क्वेश्चनेबल है, तो अगेन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अपने हाथ उठा लेगा, वो कहेगा जी अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें, लीगल ओपिनियन दें और रिपोर्ट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल ऑफ दी अबव, खासतौर पे हर स्टैंडर्ड के अंदर डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन तो होता है, लेकिन यहाँ पे खासतौर पे जो सेंसिटिविटी है स्टैंडर्ड की, कि यहाँ पे किए हुए काम ने आपकी जान बचानी है, तो आपने फ्रॉड रिस्क असेस कैसे किया, रिस्पॉन्सेज क्या क्या बनाए, इन सबको खास तौर पे देखना हमारी खास तौर पे जिम्मेदारी रहेगी। सो दैट्स डॉक्यूमेंट करना खास तौर पे जिम्मेदारी होगी। सो दैट्स ISO 240। अब हम ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड के बाहर की चीजें देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 2-3 मिनट।
जी, उमर आपने बिल्कुल ठीक कहा। एएमएल का कॉन्सेप्ट बहुत वाइड है। अभी तो हम फ्रॉड रिस्क को देख रहे थे, तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि एज अ सब टॉपिक थोड़ा सा जिक्र आ गया। अम, हमारे सिलेबस का तो कोई पर्टिकुलर हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आखिर में जब हम इधर उधर के टॉपिक्स कवर कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर क्लासेस, तो मैंने एक टॉपिक खास तौर पे एएमएल के ऊपर रखा हुआ है। इसलिए कि मुझे ये डर लगा रहता है कि जितना फोकस इस पे है आजकल रेगुलेटर का और पूरी रिजीम का, तो कि इसके बारे में किसी दिन एग्जाम में कोई सवाल ना आ जाए, तो हम थोड़ा सा मनी लॉन्ड्रिंग को और इसके काउंटर मेजर को जरूर डिस्कस करते हैं। किन किन लॉज की रेगुलेशन में की रोशनी में इसको देखना चाहिए। एक्चुअली डेफिनेशन तो आपने जैसे कहा ब्रॉड है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं डेफिनेशंस तो मौजूद हैं। तो उन डेफिनेशंस की रोशनी में हम और जो जो लॉज हैं उसकी रोशनी में थोड़ी सी गुफ्तगू आगे जाके आखिर में अलग से जरूर करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे, ताकि ये जैसे आपने भी कहा कि पोटेंशियल क्वेश्चन जो आते हैं जनरल टॉपिक से और करंट अफेयर्स से, इट इज वन ऑफ दोज एरियाज के जिस पे आ सकता है। सो वील बी ऑन द लुक आउट फॉर दैट। मेरा खास तौर पे क्योंकि मैं बैंकिंग का ऑडिट और एडवाइजरी का काम कर रहा होता हूँ, इंश्योरेंस का और फाइनेंशियल सेक्टर में आमतौर पे कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह भी इस मौजू पे करा चुका हूँ, तो काफी इसकी इसकी बहुत कॉम्प्लेक्स ना सही, लेकिन बुनियादी सी अंडरस्टैंडिंग कोशिश करेंगे कि ले लें, ताकि अनयूजुअल सी कोई बात हो तो संभाल सके। अच्छा जी, तो अब हम जो फ्रॉड के रिलेशन में ये जो अब अगली हम एक दो स्लाइड्स देख रहे हैं, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। दिस इज फ्रॉम आई कैप की किताब। तो आई कैप का जो स्टडी पैक है उसके अंदर ये मौजू कवर्ड है। इनको आप वहां से जरूर देख लीजिएगा, इसलिए कि इसके अंदर कुछ मौजू हमारे स्टैंडर्ड से बियॉन्ड है। तो पहली बात तो ये जो लफ्ज आप देख रहे हैं एक्सपेक्टेशन गैप का, आई डोंट नो कि आपने ये सुना था कि नहीं। मैंने तो जब ऑडिटिंग पढ़ना शुरू की थी फर्स्ट टाइम, मॉड्यूल डी होता था उस टाइम, तो एक्सपेक्टेशन गैप का लफ्ज हम सुनते थे। हमें बताया गया था वो क्या होता है एक्सपेक्टेशन गैप। आमतौर पे ये कि आम जबान में कि the user of the financial statements expects something different from the auditor, और उसके ख्याल में the level of assurance is higher than what actually an auditor is able to provide. तो ये expectation का जो गैप है, इसके दो तीन हिस्से हैं। एक को स्टैंडर्ड गैप कहा गया है कि जिन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम किया जाता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक जैसे हम काम करते हैं, आम काम करने वाला ये समझ सकता है कि हमारे काम करने के स्टैंडर्ड्स इससे बहुत ज्यादा डिटेल्ड और बहुत ज्यादा लेवल ऑफ एश्योरेंस के ऊपर हो। तो ये पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ हो सकता है, दैट्स वन थिंग। दूसरा है कि हम जो काम करते हैं, परफॉर्मेंस जो हमारा काम करने का तरीकेकार है, उसके बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। हम फॉर एग्जांपल जजमेंट पे काम कर रहे हैं, सैंपल पे काम कर रहे हैं, एनालिटिक्स पे काम कर रहे हैं, और उनका ख्याल हो कि ये हर चीज को रियल टाइम के अंदर 100% देख रहे हैं, तो ये परफॉर्मेंस की भी अंडरस्टैंडिंग का गैप हो सकता है। और लाइबिलिटी का गैप ये कि अगर खुदा न खास्ता आप ऑडिट करके चले गए और उसके बाद कोई फ्रॉड निकल आया, तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, लॉज एंड रेगुलेशन के अंदर यू गॉट अ कवर कि आपने क्या क्या काम करना था, वो अगर ठीक कर लिया तो उससे ज्यादा के लिए आप जिम्मेदार हैं कि नहीं, इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि जब भी कोई फ्रॉड या कोई ऐसा अनयूजुअल एंटिटी के साथ हादसा हो, तो ऑडिटर को जिम्मेदार समझे आम लोग। तो ये सब चीजें एक्सपेक्टेशन गैप का बायस बनती हैं। हमारी कोशिश ये होती है एज ए प्रोफेशन के लोगों में इस एक्सपेक्टेशन गैप को कम किया जाए। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अवेयरनेस के जरिए, कनेक्शन के जरिए ये किया जा सकता है। आमतौर पे जो जो आखिरी बात यहाँ पे लिखी है कि लोग ये समझते हैं कि ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग ऑल फ्रॉड्स। ये एक्सपेक्टेशन गैप की एक बड़ी टाइप जरूर है।
तो एक्सपेक्टेशन गैप को खास तौर पे जहां पे आप काम कर रहे होते हैं वहां पे यू टॉक टू दोस्त मैनेजमेंट, दोस्त चाहे गवर्नेंट, डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स के खास तौर पे जो जो बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उन तक बात जा सके थ्रू डायरेक्टर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, आप उनको अपनी जिम्मेदारी बताते हैं। इसी एक्सपेक्टेशन गैप को खत्म करने के लिए ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर पैराग्राफ्स ऐड किए जाते हैं, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि ये सारी बातें वाजे हो सके। तो ये जो हम अपनी तरफ से कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू ऑडिट रिपोर्ट इन पर्टिकुलर, जो कि तमाम शेयर होल्डर्स तक जाना होती है, उसका मकसद इसी एक्सपेक्टेशन गैप को कवर करना है और उसको काबू में लेके आना है। तो ये जो इससे आगे की चीज है वो ऑडिटर की लायबिलिटी की चीज है। जो ऑडिटर की लायबिलिटी है वो लायबिलिटी को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि लायबिलिटी की दो टाइप्स हैं। आपने अगर जनरल लॉ का आपने जिंदगी में कोई जिक्र थोड़ा बहुत सुना हो तो आपने सुना होगा कि क्रिमिनल और सिविल कोड्स होते हैं, क्रिमिनल और सिविल लॉज होते हैं। तो क्रिमिनल यानी कि फौजदारी और सिविल यानी कि दीवानी जो मुकदमात हैं, जो केसेस हैं, यही लायबिलिटी ऑडिटर के केस में भी होती है। आमतौर पे ऑडिटर को जो सबसे ज्यादा लायबिलिटी उस पे लगने का खदशा हो सकता है वो सिविल लायबिलिटी हो सकती है। वो ये है कि जहां पे लायबिलिटी इन टॉर्ट उसको कहते हैं कि जहां पे आपने अपना काम नेग्लिजेंट होकर किया या केयरलेसनेस से किया और ठीक तरीके से काम नहीं किया। एक ये उसका रीजन हो सकता है। द अदर रीजन इज दैट यू डिड नॉट परफॉर्म योर ड्यूटीज इन अकॉर्डेंस विद the agreement that you had in accordance with your engagement letter। तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लॉ के जरिए आपको पकड़ा जा सकता है। तो ये तो है आपकी नालायकी के केस के अंदर ये चीज। जहां पे आपने बदनीयती से, बेईमानी से काम लिया हो तो वहां पे आप क्रिमिनल लायबिलिटी में शामिल हो जाएंगे। तो वो क्या है? क्रिमिनल लायबिलिटी में फ्रॉड करना या फ्रॉड का हिस्सा बनना। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू एक्ट, आप उस तरह से एक्ट करने की कोशिश करें जो कि आपकी डिग्री नहीं है। इनसाइडर ट्रेडिंग इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन यू हैव दैट as in your capacity as an accountant, as a chartered accountant, as an auditor, और उसके जरिए आप एंटिटी के शेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं और गेन हासिल करते हैं, या फिर आप ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और को देते हैं जो आपके बिहाफ पे ये ट्रेडिंग कर सके। तो ये भी जुर्म है और क्रिमिनल है। और इसके अलावा जो आपकी लायबिलिटीज हैं वो मुख्तलिफ लॉज में से निकल सकती हैं। कॉर्पोरेट लॉज में से निकल सकती हैं, कंपनीज एक्ट में आपकी जो जिम्मेदारियां मौजूद हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। टैक्स लॉज के अंदर अगर आप ये ऑडिटर है या नहीं है, आपको उसका नुकसान करना पड़ सकता है। एंड मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होना, जिस अगेन मनी लॉन्ड्रिंग विल कीप हॉन्टिंग अस। आपकी जिम्मेदारियां एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एज ऑडिटर, अगर ICAP is also maintaining lists of sanctioned and proscribed persons, और वो every at the point of every update वो तमाम चार्ट अकाउंटेंट्स को वो ईमेल करता है कि भाई ये लोग हैं जिनके साथ डील नहीं करना, वो आपके क्लाइंट ना हो, आपके क्लाइंट पे नजर ना आए, उनकी ट्रांजैक्शन नजर आए तो आपने रिपोर्ट करनी है। तो हर जगह पे रेगुलेशन जो है वो अकाउंटेंट्स के केस के अंदर भी बढ़ गई है। तो ऑडिटर की लायबिलिटी जो है वो इन केसेस के अंदर हो सकती है। इंफॉर्मेशन लीक, केसेस लीक होने के इस चांसेस, उमर जिस तरह से आप कह रहे हैं, ये मौजूद होते हैं, हिस्टोरिकली भी मौजूद रहे हैं। देयर इज अ रीजन कि ये लॉ भी मौजूद है और इस पे लोग पकड़े भी जाते हैं। बहरहाल इट इज व्हाट इट इज, वी आर सपोज्ड टू बी वेरी विजिलेंट एंड वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो ये ऑडिटर की लायबिलिटीज हैं। ये जो मैंने कहा कि जो होने के चांसेस ज्यादा हैं वो है कि जहां पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि ये ऑडिटर को खासतौर पर बड़ा ख्याल रखने की जरूरत होती है कि ये बड़ा कॉमन, बात जगह पे क्या करते हैं कि जब ऑडिट हो रहा होता है तो क्लाइंट जो ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है, क्योंकि ये बड़ी कॉमन सी बात है कि ऑडिट टीम के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सेस जो है वो रिलेटिवली जूनियर टीम मेंबर्स के पास भी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बनने के प्रोसेस में ये भी मुमकिन है कि उसके प्रिंट आउट्स लिए जा रहे हो मुख्तलिफ वर्जन्स के। तो बाज़ ऐसा करते हैं लोग एहतियात के तकाजे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 2-3 गलत एंट्रीज सिर्फ टॉप के ऊपर पोस्ट कर देते हैं कि जब तक फाइनल रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बिल्कुल फाइनल प्रिंट लेने से पहले उन एंट्रीज को डिलीट हम कर देंगे,
ताकि कोई भी इस्तेमाल करने वाले के पास करेक्ट नंबर्स कभी ना जाए। इस किस्म की साजिशें बाजुकात की जाती है। जो खर्चा इसके अलावा होता है कि ऑडिट टीम मौजूद है, अब कॉन्फ्रेंस रूम बड़ी कॉमन सी बात है कि ऑडिट टीम को दे दिए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ड्राफ्ट के प्रिंट आउट्स आपके कॉन्फ्रेंस रूम में पड़े हैं, आप वो छोड़ के खाना खाने चले गए हैं, अनअटेंडेड आपके नंबर्स पड़े हुए हैं, आपने नए प्रिंट आउट्स फाइनल ले लिए हैं, पुराने वर्जन्स जो हैं उनको डिस्कार्ड नहीं किया जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो ये चीजें नेग्लिजेंस की वजह से आपको कॉज कर सकती हैं ट्रबल। तो जो सिविल लाइबिलिटी है वो नेग्लिजेंस के केस में है, और नेग्लिजेंस की खैर उससे ऊपर फैसला करना भी बाजू का मुश्किल हो सकता है कि भाई ये नेग्लिजेंस थी या फिर जानबूझ के इनसाइडर ट्रेडिंग की गई है, बट आइदर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो नेग्लिजेंस किस केस में होती है कि जहां पे ड्यूटी ऑफ केयर एग्जिस्ट्स, जो ऑडिटर है उसके पास ड्यूटी ऑफ केयर एग्जिस्ट करती है, ड्यूटी इज ब्रीच्ड, आपने केयरलेसनेस का मुजाहरा किया, नंबर खुला छोड़ दिया, एंड लॉस एंड डैमेज हैज अकर्ड, शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग हो गई, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई, तो नेग्लिजेंस फिर आप पे प्रूव हो जाएगी और आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस केस के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो जो एक्शन है वो आईकैप की तरफ से लिया जाता है। आईकैप की इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है वो भी इन केसेस के अंदर रिव्यू करती है चीजों को, एंड समटाइम्स ऑडिटर्स आर रेप्रिमांडेड, समटाइम्स बाय नेम, समटाइम्स दे आर सैंक्शन, समटाइम्स दे लाइसेंस आर कैंसल। और आजकल तो जिस तरह से भी आपने कुछ देर पहले बात की थी कि ऑडिटर की लायबिलिटी को चेक करने के लिए एओबी का रोल भी मौजूद है। इंस्टांसेस इन रिसेंट पास्ट के जहां पे एओबी ने रिव्यू के बाद जो ऑडिट फर्म्स हैं उनके ऊपर मुतअद्दिद तरह की पाबंदियां लगाई हैं, वो भी अगेन इसी प्रिटेक्स्ट पे कि आपने काम ध्यान से नहीं किया जिसके नतीजे में समथिंग वेंट रॉन्ग। सो दैट्स लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। ये खास तौर पे वो एरिया है कि जो आप देखते हैं in the context of ISA 240 से रिलेटेड जो ऑडिटर की जिम्मेदारी है, जिस तरह से मैंने शुरू में भी कहा था कि ये एरिया आपको नजर आएगा हमारी आईकैप के स्टडी पैक की किताब में। अब हम आगे चलते हैं और एक और स्टैंडर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट ISA 320। रिलेटिवली स्मॉलर स्टैंडर्ड है, बट एक छोटा सा ब्रेक लेके उसके बाद स्टार्ट
जी, सो छोटा सा स्टैंडर्ड है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, लेकिन कंसेप्चुअली समझना ज्यादा जरूरी है। वो थोड़ा सा टाइम लेके समझ लेते हैं, बाकी उसके बाद आप स्टैंडर्ड को पहले भी पढ़ चुके हैं, समझते हैं, देखते हैं। ये बात याद होगा आपको, मैंने शुरू की भी पहली दूसरी क्लास में कहीं बात कही थी कि अगर ये बात लफ्ज बोला जाए किसी नॉन अकाउंटेंट के सामने, द लफ्ज मटेरियल, तो उसके जहन में तो कोई फिजिकल मटेरियल आएगा, जैसे हम कहते हैं कपड़े का मटेरियल कैसा है या बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। लेकिन हम अकाउंटेंट्स हैं तो हमारे सामने लफ्ज मटेरियल का मतलब सिग्निफिकेंट होता है, अहम होता है। और मटेरियलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट क्या होती है, इस बारे में भी हम बात तारुफ में भी कर चुके हैं। ऑडिट में मटेरियलिटी, खैर हर अकाउंटेंट के जहन में मटेरियलिटी जरूर होती है। आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लेट्स से कि आप अकाउंटेंट हैं या फाइनेंस मैनेजर हैं, और आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन अप्रूवल के लिए आती है, और वो ट्रांजैक्शन 10,000 रुपए की है, तो अगर उसके अंदर 1,000 रुपए की गलती होगी तो यकीनन आप उस गलती को सीरियस लेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम उसी वक्त आप एक परचेज की चीज आती है आपके सामने, और वो 1 करोड़ रुपए की परचेज है, 10 मिलियन की परचेज है, तो उसमें शायद 1,000 की गलती आपको सिग्निफिकेंट ना लगे। तो मटेरियलिटी हमेशा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होती है। आमतौर पे जो अकाउंटेंट है उसकी मटेरियलिटी कम होती है, क्योंकि उसने हर एक एक ट्रांजैक्शन को देखना होता है, और उसकी मटेरियलिटी उस ट्रांजैक्शन के मुताबिक वेरी भी करती है। While we are talking about the auditor, तो उसकी materiality is governed by his overall opinion about the financial statements. उसने जब financial statements के बारे में कहना है कि whether they give true and fair view or not, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कितनी गलती हो तो उसकी बात का वजन खत्म हो जाएगा। तो इसकी मिसाल हमने इस तरह से ली थी कि एंटिटी है और उसका प्रॉफिट अगर 100 मिलियन है, और उसके अंदर मिसस्टेटमेंट है, और वो मिसस्टेटमेंट अगर करेक्ट कर दी जाती तो वो प्रॉफिट 98 मिलियन होता। तो क्या फॉर द पर्पस ऑफ द यूजर इट्स द सेम थिंग? तो मे बी इट इज, मे बी 98 मिलियन और 100 मिलियन के फर्क को वो कोई फर्क नहीं समझता। तो छोटी मोटी गलती हो तो वो यूजर उसको, कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूजर के लिए कंपनी के बारे में जो उसने बेस्ड ऑन इट्स रिजल्ट फैसला करना है, वो 98 मिलियन जो प्रॉफिट की कंपनी है, 100 मिलियन प्रॉफिट की जो कंपनी है, उसमें 2 मिलियन हेयर एंड देर होने से उसका फैसला उस कंपनी के बारे में मुतासिर हुआ कि नहीं। सो दिस इज व्हाट बीइंग कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मींस। तो मटेरियलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ये है कि जो रीजनेबल यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब हम ये चाहते हैं कि वो यूजर ऐसा ना हो कि जो बाद में ये कह दे कि जी कख दी भी चोरी थे लख दी भी चोरी, ये क्या बात हुई कि जिसमें 10,000 रुपए की गलती है तो मटेरियल नहीं है, गलती तो गलती होती, चोरी तो चोरी होती। ऐसा नहीं है, हमें उस यूजर की बात करनी है जिसको अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के फंडामेंटल्स पता है, और वो ये समझता है कि ऑडिटर जो है वो रीजनेबल एश्योरेंस ले रहा होता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। जब मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए अकाउंटेंट की मिसाल भी दी, छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन की मिसाल भी दी, तो मटेरियलिटी हमेशा जो है वो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक होती है। ऑडिटर जो मटेरियलिटी डिटरमिन करता है तो वो बेंचमार्क्स को इस्तेमाल करता है। बेंचमार्क क्या है? जैसे मैंने भी बात की कि एंटिटी का प्रॉफिट 100 मिलियन, तो मैंने कहा कि 98 या 97 का मतलब सेम होगा कि नहीं। तो मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एक बेंचमार्क के तौर पे यूज किया, और ये देखा है कि उसका 5% लेट से कम या ज्यादा होने से यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्क नहीं पड़ता। और मटेरियलिटी इज एट द सेम टाइम एक थ्रेशोल्ड भी मुझे तय करना है। एक ऑडिटर हूं मैं, तो मैं लाइक मैनेजमेंट ये नहीं कर सकता कि 10,000 की ट्रांजैक्शन देखते हुए मटेरियलिटी 1,000 कर दूं, 1 करोड़ की देखते हुए मटेरियलिटी को 10 लाख कर दूं, ऐसे मुमकिन नहीं। मुझे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में एक ओपिनियन देना है, तो आई नीड वन नंबर फॉर मटेरियलिटी, कि जिससे ज्यादा की गलती हो तो मैं कह दूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, मैं ये नहीं कह सकूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। हो सकता है कि मुझे अपनी बात को क्वालिफाई एडवर्स करना पड़े अगर उससे ज्यादा की गलती होती है। तो बेंचमार्क, जिस तरह से मैंने कहा कि जहां पर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है तो प्रॉफिट को बेंचमार्क बना लिया जाता है, और ये जो परसेंटेजेस है इनका कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अंदर एक नंबर कहीं पे भी नहीं गिवन। आपका बेंचमार्क प्रॉफिट हो सकता है, रेवेन्यू ऑफ द एंटिटी हो सकता है, एक एंटिटी के जिसकी स्ट्रेंथ उसके एसेट से जज की जाती है, जैसे म्यूचुअल फंड है तो हो सकता है कि उसके नेट एसेट्स की परसेंटेज ली जाए। एक एंटिटी हो कि जिसका
जिसकी परफॉर्मेंस उसके एक्सपेंसेस से मेजर होती है। फॉर एग्जांपल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जितना ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए उतनी उसका साइज है, तो उसके एक्सपेंसेस की परसेंटेज हो सकती है। तो ये बेंचमार्क वेरी कर सकते हैं आमतौर पर प्रॉफिटेबल एंटिटीज के अंदर इट्स प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू वाला, जो मैंने एक दो और मिसालें दी। आमतौर पे जो लेकिन बेंचमार्क यूज होते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में मौजूद नहीं है, लेकिन आमतौर पे प्रॉफिटेबल एंटिटीज के अंदर प्रॉफिट का 5% इज स्टैंडर्ड बेंचमार्क। इट कैन बी एज लो एज 3 एंड एज हाई एज 10 एज वेल। जब प्रॉफिट के अगेंस्ट आप रेवेन्यू या एसेट्स की बात कर रहे हो तो ये रेंज 0.5% टू 1% ऑफ रेवेन्यू या नेट एसेट्स के ऊपर मूव करती है। तो दैट्स परसेंटेज। अगेन ये परसेंटेजेस कोटेड नहीं है इन द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, मैं वो बता रहा हूँ कि जो प्रैक्टिस में आमतौर पे यूज होती है। तो आप बेंचमार्क एक लेते हैं, उसका मतलब ये होता है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 100 मिलियन प्रॉफिट था, 5% मैंने निकाला तो आपके पास 5 मिलियन मटेरियलिटी आ गई। अब अगर गलती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 3.5 मिलियन की है तो उस गलती को करेक्ट ना भी किया जाए तो आई वुड नॉट बी एबल टू से दैट दीस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, या फिर ये कि एक्सेप्ट फॉर दिस गलती बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है। मुझे क्लीन ओपिनियन देना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस की लाइट में कर रहा हूं एंड आई एम नॉट गिविंग एब्सोल्यूट एश्योरेंस और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मैंने कवर करना होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए अब जरा इसको मैं विजुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा। और ये जो स्लाइड अभी हमारे सामने आएगी इसको देखते देखते ये होता है कि हम आई से 320 से आगे चलते हुए आई से 440 के अंदर भी थोड़ा सा जंप कर जाते हैं। तो आई से 320 की मिसाल के तौर पे मैं चल रहा हूँ कि एक एंटिटी का प्रॉफिट जो था 5 मिलियन था, 0.5% उसकी मटेरियलिटी 25 मिलियन मैंने डिटरमिन कर। ये मेरे हाथ के अंदर एक गिलास है। जब आपने एक गिलास को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना हो, अभी जो मिसाल थी 25 मिलियन इस गिलास की अपर लिमिट है 25 मिलियन। जब आपने 25 मिलियन की मटीरियलिटी के ऊपर ये फैसला करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गलत है और कोई काम करना है, तो गिलास की मिसाल मैं इसलिए लेता हूं कि अगर आपका गिलास 25 मिलियन पे छलक जाता हो और आपने गिलास को हाथ में लेके कुछ काम करना हो तो आप उस गिलास को थोड़ा सा खाली छोड़ देते हैं ताकि इधर से उधर मूव करने में वो छलके नहीं। सिमिलरली ऑडिट करते हुए जब आप ये तय कर लेते हैं कि 25 मिलियन के लेवल से ज्यादा अगर गलती हुई तो मैं अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर दूंगा, तो काम करते हुए आप अपनी मटेरियलिटी को 25 से थोड़ा सा कम फर्ज कर लेते हैं और उसके ऊपर काम करते हुए जब जिस टाइम काम कर रहे होते हैं उस टाइम भूल जाते हैं कि मटेरियलिटी 25 मिलियन है, उस टाइम लेवल लोअर देन मटेरियलिटी लेके काम करते हैं और इस वजह से इसको कहते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। कि while performing work you set a level lower than your ultimate threshold so that while working you always have a cushion available कि गलती अगर कहीं हो जाती है तो मेरे पास मार्जिन मौजूद है, फौरन से जाम छलक नहीं जाएगा। सो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मौजूद होता है जब आप काम कर रहे हो, जब आप काम कितना काम करना है, किस एरिया पे काम करना है, ये सब फैसले करते हुए आप 20 मिलियन को अपने जेहन में रखते हैं। ये जो मैंने इसके अंदर कम किया है ये कम करने का भी कोई एक रूल नहीं है। इस केस के अंदर हमने 20% कम कर दिया, हम 25% भी कम कर सकते थे, 50% भी कम कर सकते थे। जहां पे गलती का अंदेशा ज्यादा हो वहां पे हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को ज्यादा लो कर देते हैं ताकि हमारा जहां पे जाम छलकने का चांसेस ज्यादा है तो और नीचे कर देंगे। ऊंची नीचे जमीन हो तो आप और कम पानी लेके एक से दूसरी जगह मूव करते हैं तो आप उस थ्रेशोल्ड को कम कर सकते हैं। तो ओवरऑल मटेरियलिटी वो है 25 मिलियन के, जहां पे इससे ज्यादा हुआ पानी तो फिर आपको ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा। काम करते हुए आप समझेंगे ग्लास की कैपेसिटी ही इतनी है। नाउ एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस, मैं इसके साथ ये जो मटेरियलिटी है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, इसका काम ऑडिट के शुरू में भी है। जब आपने फैसला करना था कि मैंने किस एरिया पे कितना काम करना है उस टाइम आप 20 मिलियन सोच के काम कर रहे थे। जब आपने सैंपल साइजेस ड्रॉ करने थे तो 20 मिलियन सोच के काम कर रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे मटेरियलिटी का जो अल्टीमेट इस्तेमाल है वो है रिपोर्टिंग के टाइम, यानी कि मिसस्टेटमेंट्स को जज करने के लिए। तो मिसस्टेटमेंट्स को जज करने का क्या मतलब है कि जहां पे मटेरियलिटी
मिसस्टेटमेंट्स मटेरियलिटी को क्रॉस कर जाती हैं तो क्या आपके ऑडिट ओपिनियन के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आर देयर इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देयर कुड बी फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट्स। फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट क्या है कि एक एंटिटी ने अपना एक्सपेंस का एक जो रिकॉर्ड करना था वो एंटिटी ने 10 लाख रुपए रिकॉर्ड करने थे, गलती से वो 8 लाख रिकॉर्ड हो गए और बाकी जो 2 लाख की फाइनल इनवॉइस आई थी वो रिकॉर्ड ही नहीं की गई। फैक्चुअल स्टेटमेंट है, कोई उससे डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन 2 लाख रुपए इतने छोटे थे कि उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया। फैक्चुअल में स्टेटमेंट को आपने इस ग्लास के अंदर डाल दिया। उसके बाद दूसरी टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट है जजमेंटल मिसस्टेटमेंट। ये भी हम एस्टिमेट्स की बात कर रहे थे कि एंटिटी के ख्याल में उसका प्रोविजन होना चाहिए था 12 मिलियन, आप एज ऑडिटर गए और आपने कहा नहीं मेरे ख्याल में तो 15 मिलियन प्रोविजन होनी चाहिए। मैनेजमेंट का हमने एडजस्ट करे, क्या 3 मिलियन इतना अहम है कि आप ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे? नहीं, 3 मिलियन पे तो नहीं कर सकते, लेकिन अनएडजस्टेड मिसस्टेटमेंट है, इसको भी इस ग्लास के अंदर डाल देंगे। उसके बाद आपके पास तीसरी टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट है प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। ये हम ISA 530 में तफसील पढ़ेंगे। प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या है कि आपको सैंपल के अंदर जो गलती मिली, आपने सैंपलिंग की, 10 ट्रांजैक्शंस देखी और उसके अंदर गलती निकली 2 लाख रुपए की, आपने उसको मेक श्योर करने के लिए 10 और देखी, गलती 4 लाख की होगी। जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो चूंकि 100 है, इसलिए आपकी गलती को आपने प्रोजेक्ट कर दिया उसी रेट पे और 2 मिलियन की ये भी गलती ऐड कर दी। तो इस तरह से आप इस बाल्टी में हर वो गलती के जो करेक्ट नहीं की जा रही और इंडिविजुअली इतनी मटेरियल नहीं है कि आप ओपिनियन मॉडिफाई कर सकें, इस बकेट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स में आप पुट इन करते जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर कोई गलती आपके पास आती है लेट से 50,000 रुपए की, अब एक एंटिटी है जिसका प्रॉफिट 500 मिलियन है, उसका मटेरियलिटी भी जो आपने निकाली है वो 25 मिलियन है, 2.5 करोड़, और उसमें आपको 50,000 या उससे कम की गलती मिलती है, तो आप कहते हैं कि इतनी छोटी गलती है कि इट इज अ क्लियरली ट्रिवियल मिसस्टेटमेंट। ऐसी छोटी छोटी गलतियों को मैं अपनी बास्केट में भी नहीं डालूंगा, तो ये एरो बास्केट से बाहर ही रह गया। दीज आर क्लियरली ट्रिवियल मिसस्टेटमेंट, इनको आप बास्केट में डाल के अपना टाइम नहीं जाया करेंगे। तो आपने अपनी बास्केट के अंदर, अपनी बकेट के अंदर फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट, जजमेंटल मिसस्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट, उन सबको ऐड करना शुरू कर दिया। और अगर ये लेवल पानी का बढ़ते बढ़ते मिसस्टेटमेंट्स का परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से ऊपर चला गया, तो ये वो लेवल है जिसको कहते हैं अप्रोचिंग मटेरियलिटी। When the misstatements are approaching materiality, अब वो 20 मिलियन ज्यादा हो गए, 22-23 मिलियन की अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आ गई हैं, अनएडजस्टेड मिसस्टेटमेंट्स आ गई हैं, तो अब आप क्या करें? अगर ये मिसस्टेटमेंट्स 23 मिलियन की हैं, वुड यू क्वालिफाई योर ओपिनियन? यू वुड नॉट, क्योंकि 25 पे। लेकिन मसला ये है कि आप इतना क्लोज पहुंच चुके हैं कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अनआइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स एज वेल। जब आप अप्रोचिंग मटेरियलिटी हो तो खतरा ये होता है कि आइडेंटिफाइड प्लस अनआइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स को मिला के आपका ओपिनियन गलत हो सकता है, तो रिस्क दैट योर ओपिनियन इज इनकरेक्ट बढ़ जाता है। तो जब आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्रॉस कर जाएं तो यू इंसिस्ट टू द क्लाइंट कि इन मिसस्टेटमेंट्स को करेक्ट किया जाए। वैसे तो आप हर मिसस्टेटमेंट को ही करेक्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन जब बढ़ जाए तो आप कहते हैं कि इसको करेक्ट किया जाए। अगर मैनेजमेंट स्टिल डज नॉट, that you cannot qualify, you cannot modify, क्योंकि अभी 25 में नहीं पहुंचा, तो आप अपने नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ा देते हैं, सो दैट वो जो लेवल था वो चाहे 23 ही रहे, इस चीज का रिस्क के अनआइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स रह गई हों उसको रिड्यूस करने के लिए आप अपने प्रोसीजर्स बढ़ाना पड़ेंगे अगर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का लेवल अप्रोचिंग ओवरऑल, यानी कि अप्रोचिंग अल्टीमेट मटेरियलिटी है। तो दिस इज द ultimate use of materiality in the context of an audit, while looking at the misstatements in the context of reporting. तो ऐसे 450 को वैसे भी हम the relationship of materiality and misstatements इसको एंड टू एंड देख लिया जाए तो गुफ्तगू में ज्यादा सहूलत रहती है। दूसरी बात यह कि मटेरियलिटी जो है वो हो सकता है कि रिवाइज भी हो जाए एज द ऑडिट इज प्रोग्रेसिंग। सबसे बड़ी वजह इसकी होती है कि मटेरियलिटी हो सकता है कि असेस करें इन लाइन विद प्रोजेक्टेड और इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब आप ऑडिट खत्म करें तो उसके बाद हो सकता है कि रिवाइज नंबर्स चेंज हो गए हो,
तो आप रिस्क, अब अगेन एक 2 मिनट का ब्रेक जिसके अंदर मैं ऐसे 450 की स्लाइड जरा खोलूं। जी, तो ISO 450 बड़ा मुख्तसर और सादा सा स्टैंडर्ड है। कंसेप्चुअली हमने भी इसकी इसकी अहम बातें भी हमने देख ली थी। पहली बात जो कि अभी हमने इसकी डिस्कस कर ली, वो ये है कि टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट्स क्या होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट, फैक्चुअल, जजमेंटल एंड प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। फैक्चुअल वो है कि जिसके अंदर फैक्चुअली गलती हुई होती है, एज द वर्ड सेज। जजमेंटल वो कि जहाँ पे ऑडिटर और एंटिटी की जजमेंट में फर्क होता है। इस जजमेंटल में स्टेटमेंट्स को ज्यादा तफसील में हम देखेंगे इसे 540 में जाके, लेकिन बुनियादी तौर पे जैसे मैंने अर्ज किया कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और प्रोजेक्टेड में स्टेटमेंट वो है कि जहाँ पे सैंपल में गलती की बेस के ऊपर आप फैसला करते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर गलती कितनी ज्यादा होगी। तो आप इनको अक्यूमुलेट करते हैं, हर वो स्टेटमेंट के जो इंडिविजुअली मटीरियल ना हो, यानी कि ओवरऑल मटीरियलिटी जितनी ना हो, उसको आप अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के तौर पे अक्यूमुलेट कर लेते हैं। इस बात का, अक्यूमुलेशन की बात का एक जो फायदा है वो आपने अपने जहन में यूं याद रखना है कि इम्तिहान के अंदर अगर आपको कोई एक मिसस्टेटमेंट दिखाई जाती है और जिसके बारे में फैसला करना होता है कि इसका ऑडिट ओपिनियन पे क्या इम्पैक्ट होगा, और आपके पास मटेरियलिटी के नंबर्स बाजुकात नहीं होते, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं दी जा रही होती, तो आपने अपना जब फैसला सुनाना हो तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इंडिविजुअल मिसस्टेटमेंट एग्रीगेटेड विद अदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स अगर मटेरियल होगी तो फिर हम अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर लेंगे। तो अक्यूमुलेशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा जरूरी और इंटरेस्टिंग है समझना। दूसरी बात यह है कि जो आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स हैं, एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस हम उनको कंसिडर और जमा करते रहते हैं। जिस तरह से मैंने ग्लास की मिसाल दी, आमतौर पे इसको समरी ऑफ अनएडजस्टेड डिफरेंसेस या समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स के नाम से एक डॉक्यूमेंट ऑडिटर बनाता जाता है कि जिसके अंदर डेबिट क्रेडिट लिखते जाते हैं कि कितनी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं, और अगर वो थ्रेशोल्ड्स को पार कर जाएं तो फिर आपको इंसिस्ट करना पड़ता है उनको करेक्ट करने के लिए, अदरवाइज वो आपके ऑडिट ओपिनियन को इम्पैक्ट करेंगी। जो
अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं, अगर वो क्लियरली ट्रिवियल ना हो और मैनेजमेंट ने उनको करेक्ट नहीं किया और वो भी ओवरऑल मटेरियलिटी तक भी नहीं पहुंची थी, इस वजह से आपने उनको उसके ऊपर अपना ओपिनियन भी मॉडिफाई नहीं किया, तो इट विल रिमेन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनसे रिक्वेस्ट करें कि इनको करेक्ट किया जाए। अगर मैनेजमेंट उसको करेक्ट नहीं करती तो फिर मैनेजमेंट को एज पार्ट ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर के थ्रू मैनेजमेंट को ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि उन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं उसके अंदर ये गलतियां मौजूद हैं, जिनको इस वजह से करेक्ट नहीं किया गया कि वो मटेरियल है, यानी कि मैनेजर मॉडिफाई नहीं करेंगे कि वो इन एग्रीगेट भी वो स्टेटमेंट्स हैं वो मटेरियल नहीं है। लेकिन जो अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स हैं उनको आपने उनका इफेक्ट जरूर इवेल्युएट करना है। इफेक्ट इवेल्युएट करना है क्या मतलब है? एक तो ये कि उनका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर वो प्रॉफिट को, कंपनी के एसेट्स को वो गलत और दुरुस्त दिखाने के लिए मटेरियलिटी की रोशनी में तो आपने उसको इवेल्युएट करना ही है, वो तो बेसिक सी बात है जिसको हम देख रहे थे। लेकिन इसके अलावा आप उसके क्वालिटेटिव इफेक्ट्स भी देखते हैं। बाज़ औक़ात के अंदर तो मटेरियलिटी को थ्रेशोल्ड को क्रॉस ना कर रही हो, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ मिसलीडिंग द यूजर वो मिसस्टेटमेंट बहुत अहम हो और वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी और स्पेसिफिक डिसीजन गलत कर सकती है। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मिसस्टेटमेंट को भी देखना जरूरी है व्हाइल इवैल्यूएटिंग मिसस्टेटमेंट। एक और बात कि जो यहाँ पे हमने नहीं की थी वो भी यहाँ पे कर लेते हैं, वो ये है कि बाज़ औक़ात मटेरियलिटी जो है उसके क्वालिटेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। क्वालिटेटिव क्या है कि सिर्फ अमाउंट में ना मटेरियलिटी को देखा जाए। बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि मटेरियलिटी ड्यू टू द नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट इन सम एरिया बहुत कम हो या लेस देन द ओवरऑल मटेरियलिटी हो। एक और कॉन्सेप्ट जो मटेरियलिटी में हमें डिस्कस करना था, ओवरऑल और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के अलावा एक तीसरा लेवल है मटेरियलिटी एट असर्शन लेवल। वो क्या है कि आपने फैसला किया कि 25 मिलियन मटेरियलिटी है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी 20 मिलियन है, लेकिन आप एंटिटी के रिसीवेबल्स को ऑडिट करते हुए हो सकता है आप ये फैसला करें कि रिसीवेबल्स के लिए मटेरियलिटी में 10 मिलियन रखूंगा। तो फॉर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन या अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर आप मटेरियल relatively lower than performance materiality भी कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो की गलती को गुंजाइश नहीं दूंगा। आप क्वालिटेटिव फैक्टर्स की वजह से मटेरियलिटी कम भी कर सकते हैं, इवन जीरो भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात क्या हो सकता है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप उठाते हैं और उसके अंदर लिखा हुआ है एक एंटिटी के 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैपेबिलिटी और ये स्टेटमेंट है, ये अमाउंट के अंदर बहुत थोड़ी है, लेकिन इसका क्वालिटेटिव इम्पैक्ट इतना ज्यादा जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। के तौर पे इसकी चलें, ये तो क्वालिटेटिव इम्पैक्ट यूजर को भी क्या गलत नजर आएगा, क्वालिटी बुरी नजर आएगी। एक डिस्क्लोजर हो अबाउट एंटिटी के किसी केस के बारे में और उसके बाद वो रिकॉर्डेड भी ना हो, फैसला कर सकते हैं whether you need to modify your opinion in that regard or not। तो ISA 540 का जो रेफरेंस आता है वो खासतौर पर उस वक्त आता है कि जब हम ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करने लगते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो जैसे ही आप ISA 700
पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले करेगा कि 540 के 450 के मुताबिक देख लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, अगर कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है तो 700 फॉलो करें, मिसस्टेटमेंट्स हैं तो 705 के मुताबिक मॉडिफिकेशन की तरफ चले जाएं। सो दैट्स आई से 450। आज हमने दो छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स 450 एंड 320 को देख लिया, छोटे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दीज आर रिलेटिवली शॉर्टर स्टैंडर्ड्स, और हमने 240 को कंप्लीट कर लिया जो कि वॉल्यूम में अमंगस्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे मैं आज की गुफ्तगू का सिलसिला खत्म करूंगा इस उम्मीद, इस वादे, इस इसरार के साथ कि आप प्लीज 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 ये जो स्टैंडर्ड्स हम पढ़ते जा रहे हैं इनको कवर भी कर लें, ताकि वो सवाल जवाब हो तो वो साज़त हो सके और आखिर के लिए हमारे पास कोई लंबा चौड़ा ज़ाफ ना बचे। कल इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी और अल्लाह करे कि काम की कोई ऐसी आफत ना आ जाए, कल क्लास मिस करनी पड़े, फिलहाल तो इरादा है इंशाल्लाह कल हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये जो हमने अभी तक के रिस्क असेसमेंट के प्लानिंग स्टेज की चीजें सारी डिस्कस कर ली हैं, इससे रिलेटेड 2-4 सवाल कोशिश करेंगे कि बैठ के डिस्कस करें और उसकी रोशनी में ये देख सकें कि जो हमने पढ़ा है उसका रिलेशनशिप एग्जाम क्वेश्चन में किस तरह से आ रहा होता है। तो कोशिश कीजिएगा कल लाइव क्लास अटेंड करें, क्योंकि जितना ये जो प्रैक्टिस क्लास का मैंने जिक्र किया, कोशिश करते हैं हम कि वो इंटरेक्टिव हो सके, आप लोगों की फीडबैक आ सके, ताकि एक दूसरे से सीखने का मौका मिल सके। तो इसके साथ ही आज की गुफ्तगू खत्म करते हैं इंशाल्लाह। कल शाम 6:30 बजे मुलाकात होती है विद प्रैक्टिस सेशन, टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं। तो आपके ऑनलाइन आने के बाद इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।